क्लास 10th। अगला अध्याय समास। तीसरा आपका अध्याय है समास। ठीक है, तो चलिए अब हम समास पढ़ना आरंभ करते हैं। हर भाषा में शब्द रचना की 3 विधि होती है। उपसर्ग द्वारा शब्द निर्माण, प्रत्यय द्वारा शब्द निर्माण तथा समास द्वारा शब्द निर्माण। तो 3 विधि के द्वारा हम किसी भी शब्द का निर्माण करते हैं। पहला है उपसर्ग लगाकर, दूसरा है प्रत्यय लगाकर और तीसरा है समास के द्वारा। तो समास क्या है, आज हम वही पढ़ने वाले हैं। उपसर्ग तथा प्रत्यय के विषय में आपने पिछले अध्याय में 9वीं कक्षा में पढ़ लिया है। इस अध्याय में अब आप क्या पढ़ेंगे, इस अध्याय में आप पढ़ेंगे तीसरी विधि जिसका नाम है समास द्वारा शब्द निर्माण। समास रचना में 2 शब्द परस्पर मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे पर्णकुटी, नेत्रहीन, नीला कंठ, नीलकंठ आदि। तो इस तरह से 2 शब्द क्या होते हैं, ये आपस में मिल जाते हैं और मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। समास प्रक्रिया में जिन 2 शब्दों का मेल होता है उनके अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं। दोनों का अर्थ जो होता है ना वो अलग होता है। पर्णकुटी, पर्ण का मतलब हो गया पत्ते, कुटी का मतलब हो गया कुटिया। तो इन दोनों का अर्थ जो है वो अलग हो गया। तो इन दोनों के जोड़ से एक नया शब्द बन गया जिसे बोलते हैं पर्णकुटी, यानी पत्तों की कुटिया। परस्पर भिन्न होने तथा इन दोनों के योग्य से जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ इन दोनों से भिन्न होता है। अब पर्णकुटी मतलब पर्णों की कुटी मतलब पत्तों की कुटिया। तो अब ये जो शब्द बना वो इन दोनों शब्दों से अलग बन गया। मतलब ये तो पत्ते हैं और ये कुटिया है, अब एक नया शब्द बना जो बन गया पत्तों की कुटिया। तो इनके अर्थ जो हुए वो अलग होते हैं। जैसा ऊपर बताया गया है, समास रचना 2 शब्दों या 2 पदों के बीच होती है। इसमें पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। देखिए ये पहला पद है और ये दूसरा उत्तर पद है। ये पहला पद, ये दूसरा उत्तर पद। पूर्व पद तथा उत्तर पद के संयोग से जो नया शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। और इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम समस्त पद कहेंगे। निम्नलिखित उदाहरण देखिए। ये याद रखिएगा कि समास जो है वो संधि से अलग होता है। संधि का मतलब होता है जोड़ना और समास का मतलब होता है 2 नए शब्द के जुड़ने से एक नया शब्द बनना। ठीक है, संधि में हम 2 शब्दों को ज़रूर जोड़ते हैं लेकिन वो शब्द नहीं होते, वो ध्वनियाँ होती है जिन ध्वनियों को हम जोड़ते हैं। ठीक है, वहाँ उनका अर्थ अलग अलग नहीं होता है, यहाँ पे इनका अर्थ बिल्कुल अलग अलग होता है। पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद। अब इनको आपको जोड़ के लिखना है तो आपका समास बन जाएगा। ठीक है, अच्छा संधि क्या है यह मैं आपको समास पढ़ाने के दौरान इसी अध्याय में है वो समझा दूंगी। देश जोड़ भक्त, देशभक्त। नीला जोड़ गगन, नील गगन। राष्ट्र जोड़ नायक, राष्ट्र नायक। नर जोड़ नारी, नर नारी। प्रति जोड़ अक्ष, प्रत्यक्ष। पंच जोड़ आनन, पंचानन। काली जोड़ मिर्च, काली मिर्च। दही जोड़ बड़ा, दही बड़ा। अ जोड़ मरण, आमरण। अष्ट जोड़ अध्यायी, अष्टाध्यायी। समास की परिभाषा कैसे लिखेंगे। भिन्न अर्थ रखने वाले 2 शब्दों या 2 पदों यानी कि पूर्व पद उत्तर पद के मेल से बना तीसरा नया शब्द या फिर समास या समस्त पद कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समस्त पद बनता है वो समास प्रक्रिया कही जाती है। ये जो प्रक्रिया है ना यही समास प्रक्रिया है। इन दोनों को जोड़ने की और जोड़कर लिखने की जो प्रक्रिया है इसे हम समास की प्रक्रिया कहते हैं और इसे हम समस्त पद या समास कहते हैं। 2 नए शब्दों को जोड़ना, अलग अलग शब्दों को जोड़ना, जोड़कर एक नया शब्द बनाना समास कहलाता है। अब हमें समास का विग्रह भी सीखना है। आपको समस्त पद दे दिया जाएगा, आपको इसे तोड़ना होगा 2 अलग अलग शब्दों में। समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। पदों को अलग अलग करते समय दोनों पदों के बीच के विभक्ति और कारक या चिन्ह को भी जोड़ दिया जाता है। जैसे डाक गाड़ी, समस्त पद का विग्रह होगा डाक के लिए गाड़ी। तो ये के लिए जो है ना इसी के साथ जुड़ जाता है और इसमें ये विलुप्त हो जाता है। अर्थात दोनों पदों के बीच में जो कारक का चिन्ह है के लिए, जिसका लोप कर दिया गया, मतलब जिसे गायब कर दिया गया। जब हम इसे लिखते हैं ना डाक गाड़ी तो डाक के लिए गाड़ी, तो ये के लिए का हम क्या करते हैं, लोप कर देते हैं, मतलब उसे हम गायब कर देते हैं।
उसे हम जब विग्रह करेंगे पुनः स्थापित करके, मतलब जब हम विग्रह कर रहे हैं, इस डाक गाड़ी को तोड़ रहे हैं, तो ये विभक्ति चिन्ह को हमें लिखना अनिवार्य हो जाता है। अब उदाहरण देखिए, समस्त पद, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, असफल, जो सफल ना हो, दोपहर, दो पहरों का समाहार, दाल चावल, दाल और चावल, देशवासी, देश का वासी, पीताम्बर, पीला है जो अंबर यानी कि वस्त्र, दशानन, दश है आनंद जिसके। तो विग्रह करना थोड़ा कठिन होता है और समस्त पद बनाना यानी कि समास बनाना आसान होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विग्रह करने के लिए हमें उसमें लगे हुए जो भी विभक्ति चिन्ह है उसको सामने लिखना होता है। जब हम विभक्ति चिन्ह को लिखते हैं तभी हम उसका विग्रह कर पाते हैं, और समस्त पद जब हम बनाते हैं तो हम विग्रह चिन्ह को गायब कर देते हैं, तो इसलिए हमें विग्रह चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती है। तो समस्त पद का समास विग्रह करने में हमें विग्रह चिन्ह को पहचान करके लिखना होगा। इस तरह आप देख सकते हैं कि समास विग्रह प्रक्रिया के दौरान दोनों पदों को अलग अलग किया जाता है और दोनों के बीच कोई ना कोई कारक या चिन्ह भी लगा दिया जाता है। अतः समास विग्रह क्या है? समास विग्रह वह प्रक्रिया है जिसमें किसी समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग किया जाता है, ठीक है। और समस्त पद बनाने से पहले जिन कारक के चिन्हों का या अंशों का लोप कर दिया गया था उनको पुनः स्थापित करके या दोनों पदों के साथ जोड़कर लिख दिया जाता है। तो ये समास विग्रह है। प्रश्न आ सकता है समास से क्या समझते हैं, समास विग्रह से क्या समझते हैं, ठीक है, या समस्त पद से क्या समझते हैं। तो आपको मैं इन सारे परिभाषाओं को लिखवा भी दूँगी। संधि तथा समास में अंतर। संधि क्या है अभी आप ये समझिए। अभी तक आपने क्या समझा था? समास, दो अलग अलग शब्दों को जोड़ना और एक नए शब्द को बनाना समास। समास विग्रह क्या है? उन दोनों पदों को जब हम जोड़ते हैं तो उसके कारकीय चिन्ह उनका लोप कर देते हैं, तो उन कारकीय चिन्ह को वापस स्थापित करके लिखना और लिखकर हम उसे तोड़ते हैं यानी कि विग्रह करके लिखते हैं, तो वो हो जाता है समास विग्रह। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम करेंगे संधि। बहुत से लोगों को संधि तथा समास के भेद में भ्रम रहता है, उन्हें लगता है कि ये दोनों एक है। संधि का संबंध किसी शब्द की दो ध्वनि के बीच मेल से होता है। यहाँ दो शब्दों के मेल से कभी भी संधि नहीं बनती है। संधि का मेल हमेशा किससे होता है? दो ध्वनियों से मेल होता है, ठीक है। इससे पहली, दूसरी अथवा दोनों ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है, जबकि समास प्रक्रिया में संबंध दो शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने से होता है। तो संधि जब लिखते हैं तब उसमें पहली, दूसरी अथवा दोनों ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। जो पहली और दूसरी ध्वनि है उसमें परिवर्तन हो जाता है जब उसको जोड़ते हैं। लेकिन समास में दो अलग अर्थ वाले शब्द जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। तो समास प्रक्रिया में अर्थ की दृष्टि से दो भिन्न शब्द क्या होते हैं? परस्पर मिलते हैं, एक नए शब्द की रचना करते हैं। इस तरह याद रखिएगा कि संधि के अंतर्गत किसी शब्द की दो ध्वनियाँ परस्पर मिलती हैं तो समास में दो शब्दों का मेल होता है। संधि में क्या करते हैं हम? दो ध्वनियाँ जो होती है वो मिलती है, जैसे कि विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। तो देखिए, विद्या मतलब जो आप पढ़ाई करते हैं वो विद्या, और आलय मतलब कि एक जो घर होता है या एक जो कमरा होता है जो विद्या को ग्रहण करने के लिए बनाया जाता है, यानी कि विद्यालय यानी कि विद्या का घर, यानी कि जो विद्या है उसके लिए एक कमरा बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ध्वनि है विद्या और आलय, इनको जोड़ के एक शब्द बना, यानी कि संधि कर दिया इन दोनों को जोड़ के, तो बन गया विद्यालय, ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे समास के भेद। इसमें कितने भेद होते हैं समास के सारे भेद आपको पढ़ने हैं, तब आप समास क्या है वो समझिएगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा? समास की परिभाषा, दो शब्दों को मेल कर दिया जाता है और एक नया शब्द बनाते हैं, तो वो समास या समस्त पद बनता है, ठीक है। पूर्व पद उत्तर पद जोड़ के एक समस्त पद बनता है। और समास विग्रह क्या होता है? जिसमें समस्त पद को हम अलग करके लिखते हैं, परंतु कारक के चिन्ह को हमें सामने लिखना पड़ता है। जिनका लोप हो गया था वो हम वापस से स्थापित करते हैं और उन कारक के चिन्हों को लिखते हैं सामने से। संधि क्या है? दो शब्दों की जो ध्वनियाँ होती है उसके मेल से
संधि बनती है और समास दो शब्दों के मेल से बनता है। संधि याद रखिएगा, किसी शब्द की जो ध्वनियाँ होती है, ध्वनि यानी मौखिक रूप जो है उसका ध्वनि जो है उसके मेल से बनती है, और समास जो है वो दो शब्दों के मेल से बनता है। तो संधि और समास को पहले समझ लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। आज इतना ही, धन्यवाद।